बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वाइल लूप के हवाले से है और ये जो लेक्चर है बिल्कुल बेसिक और बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल तक के हैं। स्पेशली ये जो कोर्स हम यहाँ पे जो है वो अपडेट कर रहे हैं ये इंटरमीडिएट आईसीएस स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो बच्चे मैट्रिक के बाद ऑब्वियसली आ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो इसके अंदर उनका प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वीक होता है, तो हमने बिल्कुल कोशिश की है कि इसको जितना हम सिंपल सादा कर सकते हैं सो दैट कि एक बच्चा जो है बिल्कुल जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो वो इसको बहुत आसानी से इंटरप्रेट कर सकता है, समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसलिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब डिपेंड करता है कि अभी भी पता नहीं किसी को समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन इसको मैंने बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जाके, बिल्कुल बिगनर लेवल पे जाके, जिसमें मैंने ये सोचा है कि यार किसी को कुछ भी नहीं पता तो हमें वो पॉइंट्स उनको बताने हैं। और मैं कोशिश भी अपने लेक्चर में यही कर रहा हूँ कि मैं हर वो पॉइंट जो कि बेसिक है उसको मैं प्रॉब्लम रियल में समझ कर उसको मैं कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर वाइल लूप के हवाले से कुछ हम बेसिक्स देखेंगे। चैप्टर 12 है हमारे पास। इससे पहले अगर आपने लेक्चर जो है कि वो नहीं देखे, स्ट्रक्चर 3 तरह के होते हैं जैसे कि हम जानते हैं। एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर होता है। तो ये रेपिटेशंस पर है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो कि इससे पिछला चैप्टर था 11वां, आपने उसके लेक्चर्स वगैरह देखे होंगे जिसके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह, स्विच स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया था। वो ये डिपेंड करता है कि जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें वो सारी स्टेटमेंट्स को कंट्रोल जो है वो एग्जीक्यूट करता है, कोई स्किप नहीं करता। जो सिलेक्शन होता है उसमें वो सिलेक्टेड एग्जीक्यूट करता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो वो कोई दूसरी साइड पे अगर कोई है तो चला जाएगा, वरना वो प्रोग्राम एंड कर देता है। सिलेक्शन में इसमें रेपिटेशन में ये होता है कि इसके अंदर वो स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है, या हम जितनी बार उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और ये कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है, खासतौर पर किसी सीरीज को प्रिंट करना हो या कोई मैसेज आपने डिस्प्ले करना हो किसी कंडीशन की बेस पर, तो वो हम इसको करेंगे। तो अब इसमें जो वाइल लूप है इसकी हम बेसिक्स को देखेंगे। इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं जो पॉइंट्स वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ओवरऑल वाइल लूप को देखेंगे इसकी, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे इसके सिंटैक्स को, और तीसरे नंबर पर जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो चीज़ें हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सिंटैक्स के हवाले से ही होंगे। और उसके बाद हम इसका जो फ्लो चार्ट है वो देखेंगे। लास्ट पेज का हम जो प्रोग्राम है उसको हम कोशिश करेंगे करने की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से, वाइल लूप क्या है। तो पहली बात, लूप इटसेल्फ क्या होता है कि लूप होता है कि रिपीटिशन स्ट्रक्चर जो है, यानी किसी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट का बार बार एग्जीक्यूट होना लूप कहलाता है, या उसका रिपीटिशन स्ट्रक्चर कहलाता है किसी प्रोग्राम का। अब इसमें जो वाइल लूप है ये एक लूप ही का एक टाइप है, एक कैटेगरी है। तो इसमें अब ये कैसे यूज होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो बात कर रहे हैं वाइल लूप इज अ रिपीटिशन स्ट्रक्चर विच एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट। ये एक रिपीटिशन स्ट्रक्चर है। रिपीटिशन स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि ये एक लूप स्ट्रक्चर है कि जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा बार बार, और ये एग्जीक्यूट करता है आ स्टेटमेंट, किसी एक स्टेटमेंट को, आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, अनटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कि एक कंडीशन ट्रू रहेगी उस वक्त तक वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहेगा। मीन्स के सारा का सारा एग्जीक्यूशन इसकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। और कंडीशन खुद किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है? वो डिपेंड कर रही होती है प्रोग्राम की लॉजिक के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपने नोट कर लेना है कि कंडीशन डिपेंड कर रही है, यानी हम कैसी कंडीशन लगाएंगे, हमने कंडीशन को बनाना कैसा है। मीन्स एक तो वो सिंपल और कंपाउंड हो ही सकती है, लेकिन हमने उसमें लेस देन या ग्रेटर देन ऑपरेटर जो यूज करने हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि आप इनफैक्ट प्रोग्राम में करना क्या चाह रहे हो। तो कंडीशन डिपेंड कर रही है प्रोग्राम की लॉजिक के ऊपर, और बाकी जो प्रोग्राम है इनफैक्ट वो डिपेंड कर रहा है इसकी कंडीशन के ऊपर। तो अब जैसा इसके अंदर इसका लूप का स्ट्रक्चर होगा वो सारे के सारा कंडीशन के इर्द गिर्द चल रहा है। तो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लूप। अब इसमें सिंटैक्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इसमें चीज आती है वो है इसमें इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल जो होता है वो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल होता है। ऐसा वेरिएबल जो हम लूप स्ट्रक्चर में यूज करते हैं उसे कहते हैं लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल। अब ये क्या काम करता है लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल? इसका काम ये होता है कि इसकी मदद से हम पूरे के पूरे लूप स्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स द नेम इज द लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल। इसको इनिशियलाइज करना है सबसे पहले। ये जो सिंबल है, ये जो पैरेलल जो दो लाइन लगी हुई हैं आपके पास, ये फॉरवर्ड स्लैश, इनको हम रिमार्क्स में या कमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियलाइज, सबसे पहले आपने यहाँ पे वाइल से भी पहले
ओवरऑल इसके ऊपर तो स्ट्रक्चर जो बाकी जो हैश और वगैरह जो भी हम यूज करते हैं एसटीडीओ लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह मेन फंक्शन वो तो होंगे ही होंगे। ये स्पेसिफिकली लूप के लिए है, यानी वाइल लूप के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज अब हमने किस वैल्यू से करना है, छोटी वैल्यू अगर हम सपोज कर ले, मैं कहता हूं 1 से 10, तो हम 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 किससे करें। तो अब ये डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर, आपने कंडीशन कैसे अप्लाई की हुई है, और कंडीशन डिपेंड कर रही है प्रोग्राम की लॉजिक के ऊपर, मीन आप करना क्या चाहते हो। तो अब यहां पे हम जो उसके इनिशियलाइज करेंगे वो हम 1 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, या उसका दरम्यान कोई वैल्यू से हम कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि हम असल में आउटपुट कैसा लेना चाह रहे हैं, या हमारी कंडीशन कैसे डिजाइन की गई है, हमने कंडीशन कैसे अप्लाई की है। तो ये इनिशियलाइजेशन डिपेंड करती है। अब अगर आपने इसको इनिशियलाइज सपोज कर लें कि अगर आपने इसको 1 वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है, तो इसका मतलब आपकी जो कंडीशन है उसके अंदर लेस देन का ऑपरेटर यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंक्रीज, अब लेस देन का ऑपरेटर यूज हुआ है तो आगे जो तीसरी चीज है वो इंक्रीज या डिक्रीज है। तो यहां पे मतलब हम इंक्रीमेंट यूज कर रहे होंगे। ये बात शायद अभी आपको थोड़ी समझ ना आए, यही बात जब हम प्रोग्राम आगे मूव करेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि ये 3 चीजें होती है लूप के अंदर। एक उसकी इनिशियलाइजेशन, दूसरी उसकी कंडीशन, और तीसरा चेंज। ये चेंज हो या इनिशियलाइजेशन हो, ये दोनों की दोनों कंडीशन पे डिपेंड करती हैं, और कंडीशन डिपेंड कर रही थी प्रोग्राम की लॉजिक पर। इसी को हम आगे मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपने उस लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल को एक वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइजेशन इसलिए जरूरी है कि अगर आप इनिशियलाइज करोगे तभी तो आप उसको कंडीशन के साथ चेक कर पाओगे, तभी तो कंप्यूटर उसको देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो वो कोई ना कोई इनिशियल उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, चाहे आप यूजर से ले लें चाहे आप उसको खुद से इनिशियलाइज कर लें, इट डिपेंड्स। अब वाइल में हमने यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन जो कि बुलियन एक्सप्रेशन होता है, या सादा जुबान में हम कहता हम कहेंगे यहाँ पर कंडीशन होगी। वो अलग बात है कि यहाँ सिंपल कंडीशन भी हो सकती है और कंपाउंड कंडीशन भी हो सकती है। सिंपल कंडीशन जैसा कि जिसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, 6 होते हैं टोटल। इसको हमने बेसिक देखा हुआ है, इसको पिछले लेक्चर्स के अंदर 9वां जो चैप्टर अगर हमने किया था तो उसके अंदर हम लोगों ने इसको जो है डिस्कस किया हुआ है। अच्छा खैर, यहां पर हम कंडीशन चेक करेंगे, और इसके बाद आप नोट कर लें कि वाइल लूप के बाद जो कंडीशन है यहां पर कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो सेमीकोलन वगैरह प्लेस नहीं किया गया। हाँ, लूप इनिशियलाइजेशन का जो वेरिएबल होता है यहां पर उसके बाद सेमीकोलन होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें या हम इनिशियलाइज करें उसको सेमीकोलन लास्ट पे लिखा जाता है। और ये जो इनिशियलाइज हुआ है इसको भी ऑब्वियसली डिक्लेयर करना है। ये नहीं कि लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है तो उसको हम डिक्लेयर ही नहीं करते। किसी किस्म का भी आपने सी लैंग्वेज में वेरिएबल कहीं पे भी यूज करना है तो उसकी डिक्लेरेशन जो है वो लाजमी है, वो जरूरी है। उसको डिक्लेयर करने के बगैर तो हम नहीं यूज कर सकते उसको, क्योंकि सी एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, जो कि हमने शुरू के लेक्चर में आपको बताया हुआ है। अच्छा, ये हो जाएगी कंडीशन। उसके बाद ये जो करली ब्रैकेट यहां से लेकर यहां तक है, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप। जो भी लूप होगा ये उसकी बॉडी है। अब इस बॉडी के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं जो इस लूप की कंडीशन के ट्रू होने की वजह से आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर यहां पर आने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ऑब्वियसली वो भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट है या कोई ना कोई कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट्सएवर, डिपेंड करता है टोटल प्रोग्राम की लॉजिक के ऊपर कि इनफैक्ट आप करना क्या चाहते हो। और वो भी स्टेटमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली सेमीकोलन पर यहाँ पर एंड होंगी, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह, कुछ भी वो जो भी आप स्टेटमेंट्स ले रहे हो वो यहाँ पर आएंगी जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट जो पार्ट है लूप का वो है चेंज। चेंज हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है। That's why it's called change। अब ये इंक्रीमेंट भी हो सकता है और ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है, मतलब वैल्यू बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, या ये बढ़ाएगा या ये कम करेगा। और कितने से बढ़ाएगा कितने से कम करेगा, एक एक से भी बढ़ा सकता है, एक एक से कम भी कर सकता है, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर, और एक से ज्यादा से भी कर सकता है। अब वो कैसे करना है वो फिर अगेन प्रोग्राम लॉजिक पे डिपेंड करेगा, लेकिन कैसे यूज करेंगे हम एग्जांपल में इसको आगे देख रहे हैं। तो 3 चीजें यहां पे सिंटैक्स में आपने नोट कर लेनी है लूप के अंदर। एक होती है इनिशियलाइजेशन, किसकी, लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल की। दूसरी चीज कंडीशन, जो कि वाइल में पैरेंथेसिस के बाद यहां पर लिखी जाती है। और तीसरी चीज होती है उसकी बॉडी, जिसके अंदर स्टेटमेंट्स भी हैं। और इंपॉर्टेंट चीज है चेंज। असल में ये चेंज, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन, यही असल में लूप का लुब्बे लुबाब है सारा कुछ। यानी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारे का सारा इन 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, अब जो इंक्रीज डिक्रीज है वो बॉडी ऑफ द लूप में होता है। इनिशियलाइजेशन जो होती है वो बॉडी ऑफ द लूप से बाहर होता है, और नॉर्मली ये वाइल से पहले होता है। और उसके बाद जो वाइल है
इसके अंदर सिर्फ कंडीशन होती है। ये है इसका ओवरऑल सिंटेक्स। अब इन्हीं पॉइंट्स को नीचे कुछ लिखा हुआ है, आइए हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला पॉइंट इसके हवाले से वो कह रहा है कि इनिशियलाइजेशन जो कि पहला स्टेप है is the starting point of the loop which uses a variable called loop controlling variable। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइजेशन मस्ट बी मेड इन ऑर्डर टू चेक द कंडीशन प्रॉपरली। अगर आप कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, मीन्स के इवन तो कंप्यूटर ने ही चेक करना है, तो उसके लिए हमें उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। विदाउट इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेक नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होगी तो वो कंपेयर किसके साथ करेगा। तो इसलिए उसको इनिशियलाइज किसी न किसी से करना है, चाहे बड़ी वैल्यू से चाहे छोटी वैल्यू पे, वो डिपेंड करेगा कि प्रोग्राम की लॉजिक क्या है। और इसे हमने बॉडी ऑफ द लूप से बाहर इनिशियलाइज करना है। उसके बाद है कंडीशनल एक्सप्रेशन, जो कि कंडीशन है, कहता है मे बी आ सिंपल कंडीशन और कंपाउंड कंडीशन। ये सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल भी मैंने बता दी, कंपाउंड बता दी, और इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर पिछले जो कि इनिशियल लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उसमें मौजूद है। तो सिंपल कंडीशन इज which only uses the relational operators while the compound condition uses the logical operators like and or not। ये तीन logical operators हैं। एलिमेंट ऑफ सी का जो चैप्टर है 9वां, उसमें हम लोगों ने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नो सेमीकोलन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द while loop। while loop के आखिर पर कोई सेमीकोलन नहीं है, जो मैंने कहा था कि यहाँ पर सेमीकोलन, जिसको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, नहीं यूज करेंगे। while loop evaluates the conditional expression गिवन इनसाइड द पैरेंथेसिस। जो while लूप है वो इसको इवेलुएट करेगा, जो कि यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन है। और इवेलुएट करने के बाद लाजिम बात है, कंडीशनल एक्सप्रेशन है तो इसका रिजल्ट, क्योंकि ये बूलियन एक्सप्रेशन है, मतलब इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, जिसे हम ट्रू को 1 या फॉल्स को 0 कहते हैं। तो यानी या 1 या 0 आएगा। अब इफ कंडीशन इवेलुएट्स ट्रू, अगर वो ट्रू आता है रिजल्ट, तो स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप आर एग्जीक्यूटेड। तो वो स्टेटमेंट्स जो कि बॉडी ऑफ द लूप में है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इफ कंडीशन इवेलुएट्स फॉल्स, देन द कंडीशन आफ्टर द बॉडी ऑफ द while लूप एग्जीक्यूटेड। कि अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इसकी, तो फिर ये बॉडी ऑफ द लूप में आएगा कंट्रोल, और यहां पर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेगा, चेंज लेगा और दोबारा कंडीशन के पास जाएगा। देखो, कंडीशन ने बताना है कि लूप ने एग्जीक्यूट होना है, यानी इसकी स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होंगी, और यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज जो भी वो डिपेंड करेगा, वो लेने के बाद ये फिर कंडीशन के पास जाएगा कंट्रोल। अब अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इस बॉडी में नहीं आएगा, इस बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा अगर कोई है। और अगर वो बॉडी के बाद कोई स्टेटमेंट्स नहीं है तो वो प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देगा। तो तब हम कहेंगे कि लूप टर्मिनेशन और प्रोग्राम टर्मिनेशन एक ही चीज है। लेकिन तब जब उसके बाद नहीं है, मेरे लूप टर्मिनेट हुआ तो प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो गया। और एक होता है कि लूप तो टर्मिनेट हुआ लेकिन प्रोग्राम अभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि लूप के बाद अभी कुछ स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जो अभी एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये पॉइंट्स आ गए यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट चलिए इसको बाद देखते हैं कि ये हो गया यहां तक, समझ लगी ट्रू और फॉल्स की। द सेम प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। कि ये ट्रू केस या फॉल्स वो चेक करने का जो प्रोसेस है ये बार बार होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और अगर फॉल्स हो गई तो फिर वो लूप टर्मिनेट कर जाएगा। आफ्टर कंडीशन द बॉडी ऑफ द लूप स्टार्ट्स in which the statement to be executed because of the loop are written। तो यानी जब वो कंडीशन वगैरह जो है वो चेक कर लेता है तो वो इसके अंदर आएगा और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा जो लूप की वजह से एग्जीक्यूट हो रही है। The increment or decrement is written within the body of the loop। इनको body of the loop में लिखा जाता है। ये जो increment decrement जिसको हम change कह रहे हैं। तो तीन ही चीजें आपने लूप के वाले से याद रखनी, initialization, condition, change। initialization, condition and change। तो change में आपने याद रखना कि वो increase या decrease हो सकता है, डिपेंड करेगा प्रोग्राम की लॉजिक पर। उसी के वाले से कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इंक्रीमेंट इज मेड, हम इंक्रीमेंट करेंगे व्हेन कंडीशनल एक्सप्रेशन यूजेस लेस देन ऑपरेटर। ये पॉइंट है कि अगर लेस देन ऑपरेटर यूज हुआ है ना तो हम इंक्रीमेंट यूज करेंगे। मैं शुरू में कह रहा था कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कोशिश करके कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज होना है जब लेस देन ऑपरेटर आपके पास आ रहा है, एंड डिक्रीमेंट इज यूज्ड व्हेन ग्रेटर देन ऑपरेटर इज यूज्ड विद इन द कंडीशनल एक्सप्रेशन। कि ग्रेटर देन वाला तब यूज होना है जब उसके अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब ये हम प्रोग्राम की लॉजिक से मजीद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने ये पढ़ा और अगर हमें समझ नहीं है कि कैसे यूज करते हैं तो रट्टा सा बन जाएगा ना। तो आगे हम इसके प्रोग्राम को देखते हैं, उसके अंदर फिर यही दो पॉइंट्स मैं कोशिश करूंगा वहां मजीद इसको एलेबोरेट कर दूं। अब आ जाइए इसके फ्लो चार्ट के ऊपर। तो फ्लो चार्ट में अगर आप देखें
तो सबसे पहले आपने ये देखें कंट्रोल आएगा और वो सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन जिसे हम कंडीशन कहते हैं वो कंडीशन चेक करेगा, जो कि ये डायमंड सिंबल में लिखी जाती है। अब इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो वाइल लूप की बॉडी में आएगा और यहां पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, इंक्रीज डिक्रीज लेगा और यहां से कंट्रोल बाहर नहीं जाएगा, यहां से दोबारा किसके पास चला जाएगा, कंडीशन। अच्छा, कंडीशन से उसने बॉडी में आना है और कंडीशन से उसने बॉडी से बाहर जाना है। बॉडी से बाहर तब जाएगा यानी तब जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मींस के अल्टीमेटली कंडीशन ने बताना है कि लूप ने एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना, कंडीशन ने बताना है, सिंपल। तो मींस के एग्जीक्यूशन करने के बाद भी कंट्रोल दोबारा वापस कंडीशन के पास जाता है, क्योंकि कंडीशन जो है वो उसका कैपिटल समझ लें कि उससे ही उसको पता चलना है कि भाई आपने बॉडी में दाखिल होना है या बॉडी से बाहर निकल जाना है। यहां से उसको ऑर्डर मिलना है और इस ऑर्डर को उसने फॉलो करना है। अगर ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर नहीं निकलेगा, दोबारा फिर उसी कंडीशन के पास जाएगा। हाँ जी बॉस, अब बताएं अब क्या करना है। तो बॉस बताएगा, ये कंडीशन उसके बॉस है, उसने बताना है कि अब आपने इसमें जाना है या बाहर जाना है। कंडीशन उसके पास है, वो बताएगा। अब अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो यहां से वो बाहर जाकर और बॉडी से बाहर, अभी देखो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा और वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, यानी लूप टर्मिनेट कर जाएगा एटलीस्ट। और यहां पर अगर कोई स्टेटमेंट इस फॉल्स के बाद अगर कुछ है एग्जीक्यूट होगी, नहीं है तो प्रोग्राम भी टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये है इसका फ्लो चार्ट जो कि आपको बनाना होता है साथ। अब आ जाइए एक छोटी सी एग्जांपल इसके वाले से। एक प्रोग्राम है कि आप ये प्रोग्राम लिखिए जो कि 1 से 10 तक एक सीरीज को जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। बहुत सादा सा बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम टू डिस्प्ले सीरीज फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक आपने सीरीज को डिस्प्ले करना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर होता है मेन फंक्शन, फिर होता है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ओवरऑल प्रोग्राम की बॉडी। और उस प्रोग्राम की बॉडी के अंदर फिर सारे लूप और कंडीशन और स्ट्रक्चर बाकी जो कुछ होता है वो इसके अंदर होता है और यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले उसको लिख लेंगे कि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो हमने लिख ली यहाँ पर, जो कि इंक्लूड stdio.h हैं और उसके बाद जो है वो हमारे पास conio.h हैं। तो ये हमने लिख ली यहाँ पे इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड हैश इंक्लूड conio.h, ये हेडर फाइल्स आपके पास ये हमने शामिल कर ली। दूसरे नंबर पे मेन फंक्शन होता है, ये हमने लिख लिया। और यहाँ ये जो करली ब्रैकेट है यहाँ से स्टार्ट हो रही है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम और ये एंड हो रही है ये बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम एंड हो रही है। इस बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के अंदर आएगी लूप की बॉडी। अब सबसे पहले हम वेरिएबल जो है उनको डिक्लेयर करेंगे, जो क्योंकि सी इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज कि जो आपको वेरिएबल को यूज करना है उसको आपने टाइप लाजमी करना है, डिक्लेयर लाजमी करना है। तो ये हमने कर दी वेरिएबल की डिक्लेरेशन। हमने वेरिएबल का जो नाम रखना है वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो हमने ले लिया कि इंटीजर डेटा टाइप है और हमने नंबर के नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इसके आखिर पे हमने सेमीकोलन, ये कहलाएगी वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हमने यहाँ पे ये वो जो हमने कहा था कि उसको लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल, असल में ये लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल ही है क्योंकि ये लूप में यूज हो रहा है। इसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब इनिशियलाइज इसको मैंने 1 से किया। क्यों किया? क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है और कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है कि आप आउटपुट क्या लेना चाह रहे हो 1 से लेकर 10 तक। तो चूंकि ये आउटपुट लेना चाह रहे हो तो आपने कंडीशन आप उसके अकॉर्डिंगली आपने बनाई है कि जब तक ये नंबर छोटा रहे या बराबर हो जाए 10 के। अब ये देखो मैंने कहा था कि छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे जब लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे और बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे जब यहां पर ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज होगा। और अगर यहां पे लेस देन है तो नीचे यहां पे आपका प्लस प्लस जो कि इंक्रीमेंट आना है। और यही अगर यहां पर ऊपर जो हम यूज कर रहे हैं यहां ग्रेटर देन आ जाए तो फिर यहां पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा। तो मींस के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डिपेंड करता है कंडीशन पर और इनिशियलाइजेशन जो होती है वो डिपेंड करती है कंडीशन पर। और कंडीशन खुद किस चीज पर डिपेंड करती है? प्रोग्राम की लॉजिक पर, मतलब आउटपुट आप क्या लेना चाह रहे हो। तो क्लियर हो गई ये बात, अब शायद थोड़ी बेहतर समझ लगी हो। अब चलते हैं जी, हमने ये इनिशियलाइज कर दिया उसको, लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अब आपने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ और नंबर फ्रॉम 1 to 10 और कॉलन लगा के \n ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर कर दिया। ये प्रिंटफ में उसको नंबर को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे वाइल और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि नंबर जब तक छोटा है या बराबर हो जाता है 10 के और कोई सेमीकोलन यहाँ पे नहीं है तो उस वक्त बॉडी ऑफ द लूप इस कंडीशन के बाद, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहां से लेकर और ये यहां तक ये कहलाती है बॉडी ऑफ द लूप, जिसमें नॉर्मली स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड वो होती हैं और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जिसे हम चेंज कहते हैं वो होता है। तो अब हमने जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो यहां पर हम लिखेंगे।
अब हमने क्योंकि नंबर प्रिंट करना है तो हमने लिख दिया printf और परसेंटेज डी और कॉमा लगा के, और नंबर जो कि सिंटेक्स आपको printf का पता है, जब हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करें तो तरीकाकार क्या होता है, तो सेमीकोलन लगा दिया। अब ये क्या करेगा, ये printf में नंबर के अंदर जो वैल्यू है ना वो इसकी जगह पे आ जाएगी। नंबर में वैल्यू क्या है 1, क्योंकि 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है तो यहां पे वो आएगा और नंबर की वैल्यू यहां पे प्रिंट करेगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा कि नंबर फ्रॉम 1 to 10। यहां कंडीशन चेक हुई 1 इज लेस देन 10, तो यहां पे उसने आया 1, उसने यहां पे उसको जो है वो प्रिंट कर दिया और नीचे इंक्रीज ले लिया उसने एक एक का, क्योंकि ये है यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब 1 में प्लस प्लस का मतलब है कि यानी नंबर में 1 एक का इजाफा कर देना है। तो पहले वो 1 था, अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई 2। अब ये यहां से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन ने बताना है कि आपने लूप को टर्मिनेट करना है या नहीं। अब ये इंक्रीज लेने के बाद लूप की कंडीशन के पास जाएगा, ऊपर नहीं। लूप कंडीशन कहाँ है यहाँ पे, तो ये दोबारा तो प्रिंट नहीं होगा और ना लूप दोबारा रीइनिशियलाइज होगा। इसका मतलब है कि जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एक जो पर्टिकुलर लूप होता है वो एक बार ही इनिशियलाइज होता है, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो होता है वो उतनी बार होता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और कंडीशन उतनी बार चेक करेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, लेकिन इनिशियलाइजेशन जस्ट एक बार होती है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू 2 होगी तो कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन 10। हाँ, कि कंडीशन ट्रू है कि 2 छोटा है 10 से, वो फिर नीचे आएगा। अब यहाँ नंबर की वैल्यू क्या है 2, अब ये इसकी जगह 2 प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीज लेगा तो वो वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 भी छोटा है वो, फिर वो 3 प्रिंट करेगा। फिर 4 आएगी, फिर 4 भी छोटा है वो, हत्ता कि ये 5 6 7 8 9 तक प्रिंट कर दिया। अब इंक्रीज लिया, अब वैल्यू हो गई 10। 10 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना यहाँ पे, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है तो वो 10 भी प्रिंट कर देगा। फिर इंक्रीज लेगा, अब वैल्यू हो जाएगी 11। अब वो फिर जाएगा 11 लेकर वैल्यू कि 11 इज लेस देन नहीं है, इक्वल टू भी नहीं, मतलब ना वो छोटा है ना वो बराबर है, कंडीशन होगी फॉल्स। अब वो इसकी बॉडी में दाखिल नहीं होगा बल्कि बॉडी से बाहर जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है उसको देगा, और स्टेटमेंट यहाँ पे है गेट ch। ये हम सिर्फ ये इसलिए यूज करते हैं कि जब तक कंप्यूटर हमसे कोई कैरेक्टर इनपुट ना कर ले तब तक वो कोई आगे प्रोग्राम को टर्मिनेट ना करे। ये हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि आउटपुट को हम देख सकें, क्योंकि पलक झपकते ही प्रोग्राम का आउटपुट आता है और वो गायब हो जाता है। उसको रोकने के लिए कि जब तक हम कोई की प्रेस ना कर दें तब तक ये रुका रहे, तो आउटपुट देखने के लिए इसको हम लिखते हैं। तो ये यहाँ रुक जाएगा प्रोग्राम, ये हमारे पास नीचे आउटपुट शो हो जाएगा कि नंबर फ्रॉम 1 to 10, और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर जब हम ये देख लेंगे तो हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो कैरेक्टर गेट कर लेगा और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। ये तो हो गया यहाँ तक। अच्छा, एक चीज लास्ट में मैं आपको बता दूं कि नंबर में यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई ना कि नंबर लेस देन आर इज इक्वल टू 10, आप यहाँ पे लेस देन 11 भी लिख सकते हो कि जब तक ये 11 से छोटा रहे। तो वो बिल्कुल वही काम कर रहा है जो कि यहाँ पे लेस देन आर इज इक्वल टू 10 कर रहा है। एक चीज तो ये। दूसरा, यहाँ पे अगर हमने सीरीज उल्ट प्रेजेंट करनी होती है जैसे 10 9 8 7, तो हम इनिशियलाइज उसको 10 से करते, 10 से इनिशियलाइज करते और हम कहते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1, और फिर हम यहाँ पे जो कि ग्रेटर देन का यहाँ पे आ गया तो हम फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट यूज ना करते, हम डिक्रीमेंट यूज करते। तो सीरीज कैसे प्रिंट होती 10 9 8 7 6 और 1 तक। तो ये है तरीकाकार, उसको आप कर लीजिएगा। तो यही इसका ओवरऑल था। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ओवरऑल मैंने कोशिश की कि जितने पॉइंट्स मैक्सिमम कवर हो सके वो कर लें। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।